हेलो दोस्तों। कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे हो गए। तो आज हमारा रहने वाला है प्रैक्टिस सेट 3। तो आइए शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली 11 प्राकृतिक संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से दो पूर्णांकों का चयन किया जाता है। यदि पूर्णांकों का योग सम है तो दोनों संख्याओं के विषम होने की प्रायिकता क्या है? देखिए, प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि 11 प्राकृतिक संख्याएं हैं। 11 प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब हमें कहा गया है कि यदि पूर्णांकों का योग सम है तो टोटल जो हमारे आउटकम है वो क्या हो गए? ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जो मिलकर जिनका योग क्या हो जाए? सम हो जाए। तो सम योग कब होगा? जब मैं सम प्लस सम को जोड़ूंगा। योग सम कब आएगा? जब मैं सम प्लस सम को जोड़ूंगा या विषम प्लस विषम को जोड़ूंगा, तभी हमारे पास योग क्या आ सकता है? सम आ सकता है। तो विषम संख्या कौन कौन सी? 1, 3, 5, 7, 9 और 11। अब देखिए, हमें सम योग सम चाहिए। तो एक के साथ में तीन भी ले सकता हूँ, तीन और एक चार हो गया। फिर एक के साथ में पांच भी ले सकता हूँ, पांच और एक छह, फिर से सम आ गया। उसी तरीके से एक के साथ सात, फिर नौ और एक के साथ 11। अब तीन के साथ एक तो ले लिया है, अब क्या लेंगे? पांच, फिर तीन के साथ सात, तीन के साथ नौ और तीन के साथ 11। सेम पांच के साथ सात ले लेंगे, पांच के साथ नौ ले लेंगे और 11। फिर सात आएगा, सात के साथ नौ आ जाएगा और सात के साथ 11 आ जाएगा। उसी तरीके से नौ के साथ फिर से क्या आ जाएगा? 11। अगर मैं अब देखूं टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए ये विषम वाले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 किस वाले हो गए? विषम वाले। उसी तरीके से सम वाले भी हो गए। तो सम वाले कौन से हो गए? सम संख्या कौन सी है? 2, 4, 6, 8 और 10। अब देखते हैं इस वाले कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं। तो दो है और दो के साथ क्या ले सकते हैं? चार। दो और छः हो गया। फिर दो और छः, दो और आठ और दो और 10। फिर चार के साथ छः हो सकता है, आठ हो सकता है और 10 हो सकता है। उसी तरीके से छः के साथ आठ हो सकता है, छः के साथ 10 हो सकता है। सेम आगे आठ के साथ 10 हो सकता है। तो यहाँ पर मैं अगर कॉम्बिनेशन देखूँ तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए, प्रायिकता क्या होती है? कुल संभावित परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 15 ये हो गए, 15 ये हो गए और 10 ये हो गए। तो कुल में परिणाम की बात करूँ तो कुल परिणाम हो गए 10 और 15, 25। और संभावित या अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम कौन से है? 15। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? पाँच तिये 15, 5 गुना 5, 25, 3/5। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? देखिए, विषम संख्या कितनी थी? 1, 3, 5, 7, 9 और 11। कितनी विषम संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 विषम संख्या है। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6C2। कितने हो जाएंगे? 6, 6C2। मतलब छह में से हमने दो संख्या लेनी है और दोनों का योग कितना होना चाहिए? विषम होना चाहिए। और कुल कितने हो जाएंगे? देखिए, विषम है 6, तो 6C2 प्लस, और सम कितनी बच गई? टोटल 11 थी, उसमें से 6 विषम है, तो 5 कितने हो गए सम? तो 5C2 से NCR। इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन में R - R n - R फैक्टोरियल, है ना? तो यहाँ पर जैसे 6C2 है,
तो 6 का फैक्टोरियल यानी 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और बटे में 2 इंटू 6 में से 2 गए 4, 4 का फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। फिर सेम बटे में भी आएगा, पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 3 2 1 और यहाँ पर 4 3 2 1, 2 3 6, तो ऊपर कितना आ जाएगा 15 15। अब बटे में हमने ये सॉल्व करना है, देखो 6c2 तो हमने ऊपर भी सॉल्व किया है। 6c2 को सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 15 प्लस। अब इसको 5c2 को सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और बटे में क्या आएगा 2 इंटू 5 - 2 कितना आएगा 3, तो 3 का फैक्टोरियल कितना 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर भी देखिए सेम ही कट गया, 2 दूनी 4 कितना है 5 दूनी 10। तो प्रायिकता कितनी आएगी 15/25। 5 गुना 3 15 और 5 गुना 5 25, यानी प्रायिकता क्या आ गई 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.66 डैश डैश प्लस 2.77 डैश डैश को भिन्न के रूप में निरूपित करें। तो आप इनको पहले अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं और जोड़ने के बाद भी क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है 2.666, इसका मतलब है 2.6 के ऊपर बार। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ 2 + 0.6 के ऊपर बार। तो 2 + इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जितने के ऊपर बार है उतने बटे में 9 और ऊपर क्या है सिर्फ 6 है तो 6/9 डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 3 × 3 = 9। तो याद आएगा 2 × 6 और 2 8/3। उसी तरीके से दूसरे वाले को सॉल्व करो 2.7 के ऊपर बार कैसे लिख सकते हैं 2 + 0.7 के ऊपर बार। तो 2 + 7/9, तो 9 दूनी 18 और 7 25/9। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 8/3 प्लस 25/9, 3 और 9 का एलसीएम 9 आ जाएगा। 3 × 3 = 9 8 × 24 प्लस 9 से 9 डिवाइड हो गया 1 आ गया, तो ऊपर कितना आएगा 25 आ जाएगा। 24 + 25 कितना होगा 49/9, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। फिर वह पूरे संतरे को 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक फल विक्रेता है, उसने 10 रुपए में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदे। तो इस तरीके से लिख लो, जैसे यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, पहले वो खरीद रहा है 10 रुपए की दर से और कितने संतरे खरीद रहा है 4 की दर से खरीद रहा है। फिर 10 ही रुपए में वो फिर से 5 की दर से संतरे खरीद रहा है। तो ये दोनों हमारे क्या है कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस क्या है ₹20 में वो 9 की दर से हमको बेच रहा है। तो ऊपर हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस और नीचे क्या है सेलिंग प्राइस। तो ये जो दर है ना इसको आपने इक्वल करना होता है हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन में। तो इक्वल करने के लिए ऊपर 9 से गुणा कर दो, इसमें भी 9 से गुणा कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 9 × 4 = 36 और नीचे हो जाएगा 9×5 = 45। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 81। अब इसको 81 बनने के लिए 9 से गुणा कर दो, ये भी कितना हो गया 81। अब यहाँ ना 9 का गुणा क्या है, अब यहाँ 9 का गुणा क्या है तो यहाँ पर भी 9 का गुणा करो और नीचे भी 9 का, यहाँ पर भी हमने 9 का ही गुणा किया तो यहाँ पर भी 9 का ही करो। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 10 × 9 90 और 10 × 9 फिर से 90। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो होगा 180 रुपये और सेलिंग प्राइस कितना होगा 20 × 9 180 रुपये। अब देखो सेलिंग प्राइस भी 180 रुपये, कॉस्ट प्राइस भी 180 रुपये। तो 180 रुपये की चीज आपने 180 रुपये में बेची तो क्या हुआ नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 मीटर 14 मीटर और 16 मीटर है। तो हीरोन सूत्र का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। हीरोन सूत्र क्या होता है S × S - A S - B और S - C। तो S का मतलब होता है अर्ध परिमाप। अगर मैं इसका परिमाप निकालूं पेरीमीटर निकालूं तो पेरीमीटर कितना आएगा 12 और
14, 26 और 16 42। पेरीमीटर कितना आ गया? 42 आ गया। तो अर्ध पेरीमीटर क्या होगा? इसका आधा, तो अर्ध पेरीमीटर आ जाएगा 21। बस वैल्यू पुट कर लो। एस की वैल्यू कितनी है? 21 गुणा 21 में से 12 गए 9, 21 में से 14 गए 7, और 21 में से 16 गए तो कितना आ गया? 5। ठीक है। अब ब्रेक डाउन कर लो इसको। 21 को लिख सकता हूँ 3 गुना 7, 3 गुना 7 गुना 9 गुना 7 गुना 5। अब देखिए 9 खुद में परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर कितना आ जाएगा? 3, और 7 का एक पेयर बन जाएगा तो 7 भी बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा? 3 गुना 5। तो आंसर आ जाएगा 7 21 और रूट में 15, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। छूट देने के बाद उसे उस वस्तु पर 180 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो देखिए पहले लिख ले सीपी, एमआरपी और एसपी। क्या कह रहा है कि 25% अधिक अंकित किया है उसने अपने क्रय मूल्य से, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होती है। यानी अगर उसने 4 रुपए में खरीदी है तो उसने अंकित मूल्य कितना लिखा है? 5। फिर कह रहा है 10% के डिस्काउंट, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। और डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं? एमआरपी पे। यानी उसने अगर 10 रुपए में कोई चीज खरीदी है तो उस पे 1 रुपए का डिस्काउंट देकर कितने में बेचेगा? 9 में। अब जो कॉमन है, जैसे एमआरपी दोनों में कॉमन थे, उसको इक्वल कर लो, तो ऊपर 2 का क्या करना पड़ेगा? गुणा। नीचे ऑलरेडी 10 है, ऊपर भी 5 और 2 कितना बन गया? 10। तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा हमारा 8, एमआरपी आ जाएगा 10, और सेलिंग प्राइस आ जाएगा 9। अब वो कह रहा है कि उस वस्तु पर 180 रुपये का लाभ हुआ। हमारे हिसाब से देखो 8 में खरीदी 9 में बेची, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 यूनिट का। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने का हुआ? 180 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 180 रुपये। हमसे क्या पूछा है? उस वस्तु का क्रय मूल्य, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 180 गुणा क्रय मूल्य कितना है? 8। तो 0, 8 गुना 8 64 का 4 हासिल 6, 8 कम 8 और 6 14। तो उस वस्तु का जो सीपी है वो कितना आ जाएगा? 1440 रुपये। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न डेटा की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इनको जो आंकड़े होते हैं या तो इनको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है या उनको घटते क्रम में लिखना पड़ता है। यहाँ पर मैंने पहले ही आपको इन आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिख दिया है। तो उसके बाद क्या करते हैं, जो बीच वाला नंबर होता है वही क्या होता है? हमारी माध्यिका होती है। तो इसमें अगर टोटल नंबर में देख लूँ कि कितने हैं, तो इसमें टोटल नंबर है 16। आप काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जो बीच वाले नंबर है वो हमारी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। तो मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ भी 7 नंबर यहाँ छूट जाएंगे, 7 नंबर वहाँ, और 2 नंबर वो बीच में रह जाएंगे। तो 7 कहाँ तक आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो जो ये दो बीच के बच गए, 24 और 25, इनका जो एवरेज है, औसत है, वही क्या कहलाएगी? इसकी माध्यिका कहलाएगी। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ लो, 24 + 25 और डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा? 49.2। कितना आ जाएगा? 24.5। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फिर से हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर खुद से भी ये सोच सकते थे कि 24 और 25 के बीच में कौन सी संख्या आती है, तो 24 और 25 के बीच 24.5 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना है? तो देखिए हमें पहले परिधि दी गई है, तो परिधि से हम क्या कर लेंगे? रेडियस निकाल लेंगे। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रही है क्वेश्चन में? 88। तो 2 गुना 22/7, आर की वैल्यू हमने निकालनी है, = 88। तो 22 चौके 88, 2 दूनी 4,
तो आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 गुना 7, यानी आर की वैल्यू आ गई 14। फिर नेक्स्ट देखिए हमसे पूछा क्या है, आयतन। तो बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है ये 14, यानी 14 गुना 14, और एच की वैल्यू कितनी दी रही क्वेश्चन में 150। 7 दूनी 14। अब देखिए यहाँ पर आप विभाजित के नियम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 22 है तो 22 का मतलब है कि जो भी हमारा आंसर है वो 11 से डिवाइड होगा। तो हम देख लेते हैं कि 11 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। अगर मैं पहली संख्या देखूं तो देखिए 11 से डिवाइड हो रही है क्या, नहीं। 9 और 5 14, और 14 में 7 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगी। देखिए इस तरीके से घटाने पर अगर 0 या 11 का कोई मल्टीपल बचता है तभी वो संख्या 11 से क्या होती है, डिवाइड होती है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपल यहाँ पर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 9 और 5 14, 14 में से 2 के 12, तो ये भी 11 से डिवाइड नहीं हो रही है। नेक्स्ट है 9 और 4 13, 13 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो ये भी 11 से डिवाइड नहीं हो रही है। फिर नेक्स्ट है 9 और 4 13, 13 में से 2 गए 11, तो ऑप्शन नंबर डी है वो 11 से डिवाइड हो रहा है। तो और आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 40 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो माध्य का फॉर्मूला है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी एफ आई और एक्स आई का गुणा करने के बाद उसका जोड़ और एफ आई का जोड़। एफ इसमें है बारंबारता, और एक्स कैसे निकालेंगे इसमें, एक्स जो निकलता है वो निकलता है जो हमारे पास वर्ग है उन दोनों का बीच की वैल्यू, माध्यिका जो होती है उनके 10 और 20 के बीच में कौन सी वैल्यू होगी 15। अब जैसे सब में 10 10 का गैप है, बस इसमें 10 10 जोड़ते जाओ, 15, फिर 25 आएगा, फिर 35 आएगा, नेक्स्ट आपका यहाँ पर 45 आएगा, फिर 55 आएगा। अब एक्स आई आ गया। अब हमने क्या निकालना है, एफ आई और एक्स आई। ये कैसे निकलेगा, गुणा करने के बाद। तो 30, इन सबको गुणा कर लेते। 30 गुना 15 कितना देगा, 15 × 3 = 45, यानी कितना देगा 450। फिर 27 × 25 करो, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और फिर 50 उसमें और जोड़ लो। 625 में अगर आप 50 जोड़ोगे 675 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखो 44 × 35, तो 35 × 4 कितना होगा, 35 × 4 हो जाएगा आपका 140 हासिल 14, फिर से 140 और 14 कितना हो गया 140 और 14 154। फिर नेक्स्ट है 45 और 29, 45 नवे हो गया 405 हासिल 40, 45 का डबल 90, 90 और 40 130, 1350 आ गया। और ये कितना है 55 × x कितना हो गया 55x। अब अगर मैं को जोड़ लूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो काउंट कर लेते हैं, 5 और 5 10, 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 7, 6 और 7 13, 13 और 4 17 का 7, फिर से कैरी 1, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, फिर कैरी 1, फिर कितना आ गया 3 आ गया, प्लस इसमें और कितना है 55x, यानी सिग्मा एफ एक्स आई जोड़ के कितना है 39 7 0 प्लस 55x। अब मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने सिग्मा एफ एफ आई जोड़ना है। तो ये देखिए 30 और 27 57, 57 और 44 कितना हो जाएगा 101, और 29 130 प्लस एक्स, तो हो जाएगा 130 प्लस एक्स, आ जाएगा 130 प्लस एक्स। और माध्य कितना दे रखा है क्वेश्चन में 40, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 40। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो 13 × 4 = 52, 13 × 4 = 52 और 2 0 प्लस 40x बराबर है 39 70 प्लस 55
एक्स, अब ये 55x इस साइड आ जाएगा, तो 40x माइनस 55x बराबर हो जाएगा 3970 माइनस 5200। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 15x, और इस साइड भी माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद कितना आएगा 30 और 1230, 1230। तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो x की वैल्यू जो आएगी 15 से इसको काट लो, कितने बार चला जाएगा ये, 15 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो चला जाएगा 15 × 120, 3 बज गया, 15 दूनी 30 यानी 82। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 14 मीटर है और ऊंचाई 48 मीटर है, यह कितने घन मीटर वायु धारण कर सकता है। तो देखिए, वायु धारण करने का मतलब है हमसे क्या पूछ रहा है, शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो अगर मैं शंकु के आयतन की बात करूं तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो कर लेते हैं सॉल्व, वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/3 गुना पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, आर की वैल्यू कितनी है इसमें 14, तो 14 गुना 14, और एच कितना है 48, हमारे यहाँ पर क्या है एच है। कैलकुलेट कर लेते, 7 दूनी 14, 16 दूनी 16×3 = 48। और देख लिया, अब फिर से आप इसमें वही चीज लागू कर सकते हैं कि डिविजिबिलिटी देख सकते हैं, 22 का मतलब 11 से डिवाइड होना चाहिए, 14 का मतलब फिर 7 और 2 से, और 16 का मतलब 4 से भी। तो अगर मैं तो सी ऑप्शन देखूं, तो सी ऑप्शन देखो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो सी ऑप्शन डी से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आप इसमें 11 का रूल लगा सकते हैं। 11 का रूल क्या है कि अल्टरनेटिव जोड़ो और घटा दो उनको, 9 और 5 14, 8 से 14, तो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। 8 और 5 13, 9 और 6 15, तो 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, यानी बी कट गया। फिर डी ऑप्शन देखो मैं, तो 9 और 6 15, और 8 और 5 13, तो 15 में से 13 गया, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी एक ही ऑप्शन ऐसा है जो क्या है 11 से डिविजिबल है, और ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है कि 11 की डिविजिबिलिटी कैसे लगाई, तो आप सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको ये चीज आती है उनको कैलकुलेशन से बचना है, और इसी तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता मैंने क्या बताई कि अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम क्या कहलाती है, हमारी प्रायिकता कहलाती है। तो ये अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें कम से कम एक बच्चा जो है वो लड़का चाहिए, एक परिवार में दो बच्चे हैं और उनमें से कम एक लड़का चाहिए, दोनों लड़के हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए। तो अगर मैं पॉसिबिलिटी देखूं तो क्या हो सकता है कि या तो दोनों ही हो, क्या हो सकते हैं लड़के हो सकते हैं, या एक पहला लड़का हो सकता है दूसरी लड़की हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि पहली लड़की हो जाए और दूसरा लड़का हो जाए। तो जो टोटल आउटकम है, जो हमारे टोटल आउटकम है वो है 3। ठीक है, और ये क्या कहा है क्वेश्चन में कि दोनों ही बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता क्या है, तो दोनों ही बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, यहाँ पर एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों हो सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी 1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। ये देखो, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किस में आता है, परिमेय संख्या में। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो परिमेय में आएगा, ये फ्रैक्शन में है तो ये भी क्या आएगी, परिमेय। लेकिन √2 की वैल्यू कितनी आती है 1.41, और आगे आगे चलती रहेगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में 16:25 का अनुपात है, तो त्रिभुज की संगत भुजाओं में अनुपात क्या होगा। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं, संगत भुजाओं का अगर हम वर्ग करते हैं तो वो उनके क्षेत्रफल के अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि त्रिभुज की संगत भुजाएं ए और बी है, तो इनका जो स्क्वायर है, इनका स्क्वायर है, इनके इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है इनके क्षेत्रफल,
देखिए क्वेश्चन में इनका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 16 और 25। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, √16, और बी बराबर कितना हो जाएगा, √25। तो ए बटे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5। यानी इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका जो रेशो है वो हो जाएगा 4:5। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पर आर की चाल से चलता है। वो प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट आराम करता है। उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि उसने अगर वो निरंतर चलता रहेगा तो 6 किलोमीटर दूरी कितने मिनट में तय कर लेता है, पहले ये निकाल लेते हैं। तो हमारे पास टाइम का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस देखो 6 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है, 8। और इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करता है, 15 चौके 60। तो कितने, 15 × 3 = 45 मिनट। यानी अगर वो बिना रुके जाएगा तब उसको कितने मिनट लगेंगे, 45 मिनट। प्लस वो बीच बीच में रुकता भी है। तो देखिए अगर इस तरीके से लाइन बना लेते हैं कि ये हो गया 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3, और ये 4 किलोमीटर, ये 5, और ये 6 किलोमीटर। अब हर किलोमीटर के बाद तो 4 मिनट रुक रहा है। तो देखिए जब यहाँ से यहाँ, जब इस लाइन से उसने शुरू किया होगा और यहाँ पहुंचा होगा तो कितने मिनट रुका होगा, 4 मिनट। तो 4 मिनट यहाँ पे हो गए उसको, प्लस फिर जब यहाँ पर पहुंचा होगा फिर 4 मिनट रुका होगा। जब यहाँ पे पहुंचा होगा तो फिर से 4 मिनट रुका होगा। फिर यहाँ पहुंचा होगा तो फिर से 4 मिनट रुका। फिर इस वाले पे पहुंचा फिर से 4 मिनट रुका। फिर यहाँ पहुंचा फिर से 4 मिनट रुका। लेकिन अब यहाँ पर तो लास्ट पहुंच गया। अब कुल कितना टाइम रुका हो, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 और 45 मिनट उसको ऐसे ही लग जाएंगे। तो अगर टोटल में बात करूँ कि मैं वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा तो हो जाएगा 45 + 20। 45 + 20 कितना हो जाएगा हमारा, 65 मिनट। नेक्स्ट है, समान त्रिज्या वाले एक शंकु और बेलन का आयतन समान है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समान त्रिज्या वाले शंकु और बेलन का आयतन क्या है, बराबर। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ये बराबर हो जाएगा आपके बेलन के आयतन के बराबर। तो बेलन का आयतन है πr²h। तो पाई में कट जाएंगे और त्रिज्या भी दोनों क्या है, समान। तो r² से r² भी क्या होगा, कैंसिल। तो ये है h1, ये है h2। तो h1/h2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 बटे के ऊपर चला जाएगा और 1 बटे के नीचे। तो इनके जो हाइट का अनुपात है वो आ जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें ये त्रिभुज है और x का मान पूछा है। देखिए ये सरल रेखा पर बनने वाला कोण है, तो इस कोण का पूरा मान कितना होगा, 180 डिग्री। उसमें से 73 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है। तो अगर मैंने दूसरे वाले इस वाले कोण का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 180 - 73। तो 180 - 73 करूंगा तो कितना आएगा, 107 डिग्री। यानी ये वाला जो मेरा कोण है ये निकल के आ गया 107 डिग्री। अब दूसरी त्रिभुज देखो, ये वाले त्रिभुज, ये ये वाले त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180। उसमें से 25 डिग्री है, 160 डिग्री है। तो x का मान कितना होगा, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, 25 डिग्री प्लस 160 डिग्री प्लस x। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 25 + 160, 25 + 160 हो जाएगा 132 डिग्री प्लस x बराबर है 180। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 180 - 132। तो x बराबर आ जाएगा आपका 48 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो पहली पहली संख्या है वो है 3 × 27। हमसे पूछा है कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो 3√3 × 27 करेंगे तो टोटल मिल गया कितना आएगा, गुना करके √81। और √81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। तो ये तो क्या हो गई, परिमेय संख्या है। अब है 4 रूट,
4 √4, तो 4 और √4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का, तो कितना आ गया 8, तो ये भी क्या होगी परिमेय। फिर 169 में से 169 घटाएंगे कितना है 0, तो 0 क्या है परिमेय संख्या है। अब √9 है 3 का परफेक्ट स्क्वायर प्लस √7, अब √7 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होगी एक अपरिमेय संख्या हो गई, यानी ऑप्शन नंबर फिर से डी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने 11,520 में 2 मोबाइल फोन खरीदे, एक को 15% की हानि पर बेचा, दूसरे को 19% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य बराबर है, देखिए यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है कि दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य क्या है बराबर है, तो पहले मोबाइल का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए हमें यहाँ पर सिंपल तरीके से करना है, क्या कहा है कि पहले मोबाइल को उसने 15% हानि पे बेचा, तो पहला मोबाइल ए मान लेते हैं और उसने 15% हानि पे बेचा, यानी कितने में बेचा होगा 85 पे। देखिए हमें बोला है कि विक्रय मूल्य बराबर है, तो ए का विक्रय मूल्य क्या आ गया ए गुना 85%, और बी का विक्रय मूल्य कितना आएगा 19% लाभ पे बेचा है, यानी कितने में बेचा हुआ 119% पे बेचा हुआ। अभी हमने यहाँ पर बराबर क्यों कहा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि उनके विक्रय मूल्य क्या है बराबर, तो ए को 15% हानि पे ए को 19% लाभ पे बेचा है, तो ए का 85%, तो ए का 85% बी के 119% के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा 119/85, तो ये आज की वैल्यू 17 × 7 = 119, 17 × 7 = 119, 17×5 = 85, 7 अनुपात कितने आ जाएगी 5। हमसे पूछा था कि पहले वाले का क्रय, दोनों का मिलाकर क्रय मूल्य कितना रहा है 11,520, तो 7 और 5 12 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 11,520, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 11,520/12, हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए 7 की। आप सिंपली जैसे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, जैसे 67 है तो 7 के टेबल में नहीं आता, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 67 15 है, तो इसको भी आप डिवाइड कर ले, देखो 9 7 63 कितना बचेगा 4 41, फिर 7 5 35 6 बच जाएगा 65, तो ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। फिर ये देख लो 9 7 63 कितना बचेगा 4 42, तो 6 7 42 ये डिवाइड हो रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं। 9 7 63 कितना बचेगा 4 41, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन ऐसा बच जाता है जो क्या हो रहा है 7 से डिवाइड हो रहा है, वो है 6,720। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, तो ये आंसर है। नेक्स्ट है 0.xy के ऊपर बार बराबर है 7/11, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल लिख लीजिए, x और y के ऊपर बार बराबर है 7/11। अगर मैं यहाँ से बार हटा दूं, जितने के ऊपर बार होते हैं उतने बटे में क्या लिखते हैं 9, और ऊपर क्या आएगा x और y बराबर क्या हो जाएगा 7/11। अब इस 11 को अगर 99 बनाना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा 9 का, तो ऊपर भी किसका गुणा कर दो 9 का, तो ऊपर कितना आ जाएगा 9 7 63 यानी 63, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 से ही 3/4 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 3 तो इसमें पहले ही लिखा हुआ है, बाकी 3/4 को आप डिवाइड कर सकते हैं या टोटल ही कर लो। 3 से ही 3/4, 3 × 4 = 12 और 3 = 15/4, तो डिवाइड करेंगे 3 × 4 = 12, 3 बचेगा 30, 7 × 4 = 28, और 4 × 5 = 20, यानी 3.75, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है, एक की गति 72 किलोमीटर पर आवर तथा दूसरे की गति 36 किलोमीटर पर आवर है, वे रेलगाड़ियां कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। तो जो समय है, टाइम का जो फॉर्मूला है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक रेलगाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, जब भी 2 रेलगाड़ियां ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, और डिस्टेंस कितना है 150 और 120 कितना हो जाएगा 270 मीटर। अब स्पीड किलोमीटर पर आवर में हमें चाहिए मीटर/सेकंड में, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 72 + 36, 108 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमने मीटर/सेकंड में बदलना है, तो किसका गुणा करने पड़ेगा, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो छोटे नंबर का गुणा, यानी 5/18 का।
गुणा करना पड़ेगा। तो 18 से ये चला जाएगा, 18 छः के 108 और 6 पंजे 30, यानी जो हमारी स्पीड है वो कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकेंड। अब इसको 30 से डिवाइड कर लो तो 9 तिये 27, आंसर कितना आ जाएगा, 9 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण 3x-4 डिग्री और 2x+14 डिग्री है, सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर जुड़े। वहां पर आपको इस पूरी वीडियो की PDF मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।